नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे कि आपने कोई जमीन स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके खरीदी है, यानी कोई खेत खरीदा है आपने और उस खेत को अब सामने वाला व्यक्ति स्टाम्प पे तो लिखा पढ़ी करा दी मगर अब नाम पे नहीं करा रहा है, तो उस लिखा पढ़ी के आधार पर उस खेत को आप आपके नाम पर कैसे कराओ, ये इस वीडियो में अपन समझेंगे। देखिए, ये स्टाम्प लिखा उस व्यक्ति ने, जैसे कि ये स्टाम्प रमेश ने लिखा। ठीक है, क्या लिखा कि मेरा जो खेत है जो मैं आपके को बेच रहा हूं, ये खेत बेचने का किसको लिखा? मोहन को। अब ये स्टाम्प तो आपके पास पड़ा हुआ है, खेत का कब्जा भी आपके पास है, मगर रमेश अब आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। एक स्थिति थी हो गई। दूसरी स्थिति हो गई है कि रमेश की मृत्यु हो गई, अब उसके पुत्र और पुत्री के नाम पे वो खेत आ गया है और वो आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। यानी कि जो खेत आपके कब्जे में और आपने खरीद लिया है, मगर अब वो सामने वाला उसका पंजीयन नहीं करा रहा है और आपके मन में डर है कि अगर वो पंजीयन नहीं कराएगा तो रिकॉर्ड में तो उसके नाम बोल रहा है, तो इस लिखा पढ़ी के आधार पर आपके नाम पर उस खेत को कैसे कराएं, ये अपन इस वीडियो में समझेंगे। देखो, मैं अलग अलग वीडियो में बताता रहता हूं कि सब तरह की मामले एक जैसे नहीं होते। बाहर से एक तरफ जैसे दिखते हैं मगर अलग से अलग, अंदर से अलग तरह के होते हैं। जैसे कि स्टाम्प लिखा आपके, अब ये किस बात पर निर्भर करता है मुकदमा कि स्टाम्प में क्या लिखा। ठीक है, यानी कि उसकी शर्तें क्या है। दूसरी बात, कितना समय हुआ। तीसरी बात, जिस व्यक्ति ने, जैसे कि रमेश ने लिखा आपके नाम पे, तो रमेश ने जब स्टाम्प लिखा तब उसके नाम पे था कि नहीं था, या वो मालिक था कि नहीं था। कई बार वो खुद ही मालिक नहीं होता ना, आपके नाम लिख देता है, तो वो किस प्रकार से आपके नाम पर। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, जमीन की किस्म, किस्म के आधार पर कोर्ट तय होती है। अगर जमीन रेवेन्यू की है या जमीन कन्वर्ट है तो उसके आधार पर कोर्ट तय होती है, या आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से तय होती है। तो यानी कि आपके पास जो स्टाम्प लिखा है उस स्टाम्प में क्या क्या लिखा है, पूरा पेमेंट दिया है या कुछ पेमेंट बकाया है, जिस व्यक्ति ने बेचा है वो अकेला मालिक था या सामलाती था, यानी उसका हिस्सा था, या उसने हिस्से ही बेचा या पूरा बेच दिया। ये सारे पॉइंट तय करने के बाद ही ये तय होता है कि उस स्टाम्प से आपके नाम पर जमीन होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी ऐसा स्टाम्प है और यहां तक आपने वीडियो आपने देखा है, तो सबसे पहले आपको अगर इस प्रकार की समस्या चल रही है तो वीडियो तो पूरा देखना ही है। इसके साथ आपको एक काम और करना है, ये जो मेरा नंबर है 8619876831, ठीक है, इन नंबर पर आपको आपके स्टाम्प की कॉपी व्हाट्सएप भेजें ताकि मैं देख सकूं कि भाई आपकी समस्या, आपके जो स्टाम्प लिखा है उससे आपके नाम पर जमीन होगी या नहीं होगी। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। कई बार पूछते हैं वकील साहब आप इसकी क्या फीस लोगे, है ना, भेजने की, बताने की। तो मेरी फीस कुछ नहीं है। क्या है ये 500 रुपये आपको कहाँ जमा कराने हैं? गौशाला में। आपके पास कोई भी गौशाला हो वहाँ आप जमा करा के उसकी रसीद और स्टाम्प की भी कॉपी भेज दो, मैं आपसे बात कर लूँगा। सर आप 500 रुपये क्यों लेते हो, आप बिना पैसों में क्यों नहीं करते हो? तो इसमें दिक्कत ये है कि फ़ोन बहुत आते हैं, बिना काम के भी फ़ोन आते रहते हैं, इसलिए मेरा ये हो कि चलो कुछ पैसा गौशाला में भी चला जाए और जिसको जरूरत है उससे बात हो। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि आपके पास स्टाम्प पड़ा है तो उसको नाम पे लाने के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। इसमें देखो, स्टाम्प से
कोर्ट के द्वारा आपके नाम जो रजिस्ट्री कराते हैं, ये बहुत बारीक काम है। बारीक का मतलब ये हुआ कि जो सिविल लॉयर है, जो जानकार है, वो इस काम को कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सिविल लॉयर ढूंढना है, क्योंकि इसमें कई तरह के एक्ट और कई तरह के कानून काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि आपको कौन सी कोर्ट में मुकदमा करना है। तो सिविल कोर्ट में। सर खेती की जमीन है सिविल कोर्ट में, सही बात है। सिविल कोर्ट में यह है कि आपको क्या काम करना है। आपको सिविल कोर्ट दिया, कोर्ट का नाम लिख दिया। अब आपका जो आएगा संविदा, भाई आपने उसने आपको जमीन बेची, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। संविदा की पालना का मुकदमा करना, ठीक है। साथ में आपको एक स्टे का प्रार्थना पत्र भी लगाना है। स्टे का प्रार्थना पत्र क्यों लगाना है? ताकि वो व्यक्ति जो उसके नाम पर रिकॉर्ड में बोल रही है वो आगे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज दे। तो संविदा की पालना में आपको मुकदमा करने से पहले कुछ ना हथियार चाहिए ना। क्या हथियार चाहिए? एक हथियार तो आपके पास पड़ा है लंबे समय से, वो स्टाम्प, ठीक है। दूसरा, उस व्यक्ति को कोर्ट में मुकदमा करने से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में क्या लिखना पड़ेगा कि भाई आपने बेची है, या आपके पिताजी ने जो जमीन बेची है, इस पर स्टाम्प लिखा पड़ी कि इतनी तारीख लिखा पड़ी कि इतना पैसा देना तय किया, इतना दे दिया या इतना देना बाकी है। उस लिखा पड़ी के आधार पर हमारे पास जमीन कब्जा भी आ गया और आपने कहा रजिस्ट्री करा देंगे या पंजीयन करा देंगे। अब आप पंजीयन नहीं करा रहे हो तो 7 दिन में आप पंजीयन करा दो, ठीक है। इस प्रकार का एक लीगल नोटिस भेजना होता है। लीगल नोटिस भेजने से वो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, कुछ तुक नहीं, पर कानून में नोटिस जरूर। भाई कल वो आके कोर्ट बोलेगा साहब मैं क्यों कराऊं, मेरे को तो कभी बोला ही नहीं, इन्होंने बोलते तो मैं करा देता, है ना। इतना अच्छा आदमी बनेगा। तीसरा क्या चाहिए? जमीन के कागज। कौन सी? जो स्टाम्प पे आपने लिखी थी ना, उस व्यक्ति के नाम पे थी या नहीं थी मालिक, उस जमीन के कागज भी चाहिए। ये तीनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मान लो आपके पास कब्जे संबंधी कोई सबूत हो, जैसे आपने लाइट बिल, मीटर बिल लगा तो वो भी लगाना नहीं है तो नहीं लगाना। फिर वादी कौन बनेगा? जिसके पक्ष में स्टाम्प लिखा गया, जब मेरे पक्ष में लिखा गया तो मुकेश कुमार को पाओ, ठीक है। प्रतिवादी कौन बनेगा? जिसके नाम पर जमीन है। अगर वो जिसने स्टाम्प लिखा वो जिंदा है तो वो नहीं जिंदा है तो उसके जिससे पास उसकी जमीन गई उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी है मुझे। फिर क्या लिखना है? फर्स्ट कॉलम में यही लिखना है कि इतनी तारीख को इस व्यक्ति ने आपके नाम पे स्टाम्प पे लिखा पड़ी जमीन दी, इतने रुपए आपसे लिए। जो स्टाम्प लिखी वो लेंगे आपको लिखनी। और फिर कि हमने इनको नोटिस भी दिया, और नोटिस के बाद भी आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे। और फिर यह लिखना आपको कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जब तक ये कोर्ट में मुकदमा चले तब तक तो स्टे आदेश दिया जाए कि किसी अन्य व्यक्ति को बेचे नहीं या जमीन का हस्तांतरण नहीं करें। और अंत में लिखना है कि जो स्टाम्प पर जमीन बेची है उस जमीन की रजिस्ट्री कराने का आदेश विपक्षी को दे, ठीक है। विपक्षी यहाँ प्रतिवादी। तो प्रतिवादी नहीं कराते हैं तो कोर्ट स्वयं कराए, ठीक है ना। ये आपको रिलीफ मांगनी है। मुकदमा चलेगा तो क्या होगा? सामने वाले को सूचना जाएगी, सूचना जाने के बाद वो अपना जवाब देगा, फिर आपकी गवाही होगी, फिर उसकी गवाही होगी, फिर निर्णय होगा। सब कुछ आपका सही चला। इसमें देखो, सब कुछ सही चलने से मेरा मतलब यह है कि जो आपका सिविल लॉयर है वो एक अच्छा लॉयर होना चाहिए। उसको कुछ इसमें कई तरह से कानून चलते हैं। जैसे इस मुकदमे को लड़ने के लिए कितने कानूनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा? एक तो सिविल प्रक्रिया संहिता, ये एक प्रक्रिया है, किस प्रकार से कानून चलेगा इसका उस व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। दूसरा साक्ष्य अधिनियम, तीसरा पंजीयन अधिनियम, चौथा मुद्रांक हो गया, ठीक है। पांचवा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी कि संविधान की पालना वाला एक्ट। छठा संविदा का कानून।
सातवां लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट, यानी कि इन एक्ट की जिस व्यक्ति को जरूर जानकारी है वही करेगा, यानी उसको प्रक्रिया संबंधी पात्रता नहीं है, उसको एविडेंस कैसे लेना है, उसको पंजीयन कैसे कराना, मुद्रांक कैसे करना है, स्पेशल इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या, वो पूरा स्टाम्प के अनुसार हो रहा है नहीं, लिमिटेशन में आ रहा है नहीं आ रहा, समय में नहीं आ रहा है, ये सारा देखने के बाद ही वो तय कर पाएगा कि क्या इस स्टाम्प से रजिस्ट्री हो सकती है या नहीं। एक बात और उठती है, देखो बीच में मैं बता देता हूं आपको कि कोर्ट क्या करती है। जैसे कि मान लो 1 लाख की जमीन है, ठीक है, 1 लाख रुपए की जमीन आपने 1990 में 1 लाख रुपए की जमीन खरीदी, ठीक है, भले 1 बीघा खरीदी हो, भले 5 बीघा, उसका वो मतलब नहीं। वो जमीन आपने 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दी, 100 रुपए की, 50 रुपए की, 10 रुपए की, पहले 5 रुपए की, पहले 2 रुपए की लिखा पढ़ी कर दी। तो क्या ये लिखा पढ़ी वैलिड स्टाम्प पे की गई? जो मैंने बताया ना अभी कि उनको पंजीयन और मुद्रांक कोर्ट फीस एक्ट का भी पता होना चाहिए। एक कोर्ट फीस एक्ट और 8 हो गए। तो इस संबंध में नियम क्या है कि जो जमीन जिस समय आपने ली उसकी वैल्यूएशन का 3%, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख में ली तो 3 लाख का स्टाम्प चाहिए था, 3000 का, सॉरी, आपने 500 ही लिया, 50 ही लिया, तो फिर उसका क्या होगा? तो उसका क्या है, एक एक्ट जो मैंने अभी बताया ना, पंजीयन मुद्रांक एक्ट, उसके तहत आपको पंजीयन मुद्रांक अधिकारी जो होता है उसके यहाँ एक आवेदन करना पड़ेगा। भले ही तो आप मुकदमा करने से पहले कर दो, भले मुकदमा करने से बाद कोर्ट में आवेदन लगा दो कि आप पंजीयन मुद्रांक में कमी शुल्क है, तुम्हें अपने स्टाम्प को भेजना चाहूँ। ये इसलिए भेजना पड़ता जरूरी है कि अगर आपके स्टाम्प की ड्यूटी पूरी नहीं हुई है तो कोर्ट आपके स्टाम्प को नहीं पड़ेगी। कोर्ट बोलेंगे भी जब आपने स्टाम्प ड्यूटी बची सरकार के रेवेन्यू की चोरी की तो हम आपका स्टाम्प क्यों पड़े? तो ये बाद में भी हो जाता है। तो बाद में क्या होगा, जो स्टाम्प ड्यूटी आपने कम लगी है उस पर कुछ पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगने के बाद उसका क्या है, वो पूर्ण रूप से एक तरह से उस पर छाप लगाकर संबंधित अधिकारी साइन कर देंगे कि हाँ भाई इसकी पेनल्टी समेत स्टाम्प के जो पैसे बकाये ले लिए, अब आप कोर्ट इस स्टाम्प को पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ही वो कोर्ट इस स्टाम्प को पड़ेगी, यानी जब तक कोर्ट स्टाम्प का भले आपका 100 रुपये का 50 रुपये लग रहा, फिर कोर्ट ही बोलेगी हम इसको साक्ष्य में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि इस पर स्टाम्प ड्यूटी कमी है, ये कानूनी बिंदु है। तो ये भी आपको कराना जरूरी है और सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जैसे ही जिस दिन अपन सरकार में पैसा देने जाते हैं उस दिन सरकार तुरंत पैसे ले लेती है, यानी कि जब पैसे लेते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं, और जब निकालने जाते हैं तब कई तरह की आपत्तियां दी जाती है। अब आपका प्रश्न होगा कि यह मुकदमा कितने समय चलेगा? तो 2 से 4 साल, ठीक है। सर हमारा मुकदमा तो 10 साल से चल रहा है, हमारा 15 साल से चल रहा है, हमारे साहब नहीं सुन रहे हैं, हमारा ये हो रहा, ऐसे मैसेज आएंगे ना। अगर आपका मुकदमा 2 से 4 साल में पूरा नहीं हुआ है तो आप मेरी एक वीडियो बना रखी है मैंने कि कोर्ट में आपके मुकदमे की जल्द सुनवाई या जल्द फैसला कैसे ले, वो देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपका ये आएगा कि सर इसमें कितना पैसा लगेगा? तो पैसा क्या लगेगा, एक तो कोर्ट फीस, ठीक है, दूसरा क्या लगेगा, वकील फीस, तीसरा क्या लगेगा जब रजिस्ट्री कराओगे तो पंजीयन फीस। कितनी होगी सर? कोर्ट फीस मान लो कि 1 लाख रुपए का प्रमाण लेते हैं, 1 लाख पे, ठीक है, 1 लाख पे जैसे हमारे इधर राजस्थान में 3000 के करीब। वकील साहब कोई कम से कम 20,000 से शुरुआत होंगे, तो 50 ले, 100, 1 लाख ले, वो बात अलग है, 20,000 से शुरू होंगे, कम भी ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं। फिर पंजीयन फीस क्या होगी? 1 लाख में जो आपकी ज़मीन है उसकी डीएलसी रेट के अनुसार, जो डीएलसी रेट बन रही है, मान लो डीएलसी रेट 1 लाख बन रही है तो करीब 7 या 8 हज़ार रुपये, 8, 9, 10, 11 और 20, 31,000 रुपये के आसपास बना है। पर ये अंदाज, जमीन की वैल्यूएशन, जमीन की रेट, आज की वैल्यूएशन
कितनी मुद्रांक कमी है, वो मुद्रांक कमी वाला पैसा भी आपको अलग से जमा कराना पड़ेगा, वो 2, 5, 10 हज़ार जो भी हो सकता है वो भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के आप वकील साहब जिनको भी तय करें उनसे पहले पूछ ले कि मेरी कितनी इसमें फीस लगेगी। ठीक है, क्या कोर्ट जमीन अपने नाम पे करा देगी? हाँ, अगर सामने वाला जमीन नाम पे पंजीयन कराने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं आता है तो कोर्ट का जो बाबू होता है उसको नाजिर बोलते हैं, वो आकर आपके नाम पर उस स्टाम्प को ले जाकर और उस जमाबंदी को ले जाकर आपके नाम पर रजिस्ट्री करा देगा। क्या वो रजिस्ट्री वैलिड रहेगी? कि हाँ, वो रजिस्ट्री वैलिड रहेगी। जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है उसके नाम पे नहीं, उसके पुत्र पुत्री के नाम पे है और रिकॉर्ड में उसके नाम बोल चल रही है, अभी वो मर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में जिसके जिंदा है, जिंदा व्यक्ति ऊपर ही कोर्ट मुकदमा होता है, तो उसके नाम पर आप मुकदमा कीजिए, कोर्ट ऑटोमेटिक खींच लेगी कि भैया आ जाए जमीन करा दे। कुछ परिस्थिति ऐसी भी है जिसमें लिखा पढ़ी होते हुए भी आपके नाम पे जमीन नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, इसमें कई तरह के कानूनों का एक तरह से मिक्सर है जो सबका कॉमन सामंजस्य, जो मेन इसमें बात जो करती है, भले स्टाम्प कितने भी रुपए का कम हो ज़्यादा हो, गवाह 1 हो 2 हो, नोटरी आपने करा रखी हो या नोटरी नहीं करा रखी हो, वो इतना मायना नहीं रखता। मेन जो मायना रखता है वो स्टाम्प में क्या लिखा है, यानी स्टाम्प में लिखी शर्तें। जैसे शर्तें में ये लिखा है कि मैं 1 साल में संपूर्ण पैसा दे दूंगा और उसने आपने नहीं दिया, तो शर्त आपके विरोध में जा सकती है। जैसे शर्त में ये लिखा कि ये जमीन मैं आपसे इतने पैसे उधार ले रहा हूँ, पैसा नहीं देने पर ये ज़मीन की रजिस्ट्री करा दूंगा, और वो ज़मीन उस व्यक्ति के खुद के नाम पे नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है। जिस व्यक्ति ने लिखा पढ़ी की उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो भी दिक्कत आ सकती है। वे जिस व्यक्ति ने जमीन आपको बेची उस समय उसका मालिक नहीं था या आपका कब्जा आपको नहीं दिया, या जो ज़मीन जो बेची है उसका कब्जा आपको दिया है या कब्जा नहीं दिया है, ये सारे पॉइंट भी बहुत ही मायने रखते हैं। और इसमें गवाह भी, एक गवाह तो कम से कम होना ही चाहिए, और वो गवाह किसके पक्ष में बयान देगा। जब कोर्ट में मुकदमा चलेगा तब आप जो मुकदमा करने वाले हो वो किस प्रकार से बयान दोगे, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। मगर इन सब बातों के होते हुए भी अगर कुछ समस्या है तो उसका तोड़ भी है। एक एडवोकेट द्वारा उसका तोड़ पहले से ही तय कर लिया जाता है कि वो ये करेगा तो अपने को क्या करना है। यानी कि एक एडवोकेट केवल आपका मुकदमा ही नहीं लड़ता है, जो सही सिविल एडवोकेट है वो एक तरह से सामने वाले मुकदमे में सामने वाला पक्षकार क्या डिफेंस लेगा पहले से ही अपने दिमाग बिठा लेता है कि वो मैं ये लिख रहा हूँ तो वो इसका जवाब ये लिखेगा, क्योंकि एडवोकेट तो दोनों तरफ से होते हैं। मैं पिछले 20 साल से वकालत कर रहा हूँ, ठीक है, मूल रूप से मैं ज़मीन के मुकदमे ही लड़ता हूँ, तो हर बार थोड़ी ऐसा थोड़ी नहीं हर बार मेरे पास वादी ही है यानी मुकदमा करने वाले। कई बार मुकदमा करने वाले दूसरों के पास जाते हैं और मेरे पास प्रतिवादी आते हैं, तब जो मुकदमा करने में जो दावे में जो बात लिखते हैं उसका मुझे डिफेंस लेना पड़ता है, क्या तोड़ है। तो हर बार जब वादी अगर मेरे पास आया तो मैं ये भी सोचूंगा कि अगर मैं प्रतिवादी होता तो क्या डिफेंस लेता, और प्रतिवादी जो मुकदमा किया है तो उसमें कहाँ गड़बड़ है, कहाँ उसमें किस प्रकार से बचा जा सकता है वो भी लिया जाए। तो आपको सिविल लॉयर से पहले ही ये पूछ लेना चाहिए कि भाई मेरे मुकदमे में सामने वाला क्या लेगा, किस प्रकार से हमारा मुकदमा चलेगा। देखो एक बात और मोटी मोटी बता देता हूँ, कोई भी वकील साहब आपका मुकदमा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, फिर भी कोई वकील गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मुकदमा निर्भर करता है गवाही पर। भले ही वो आपका स्टाम्प पक्का लिखा हुआ है, पर जब गवाह देते समय आदमी चूक गया, गवाह गड़बड़ दे दी, या कभी मुकदमा बहुत कमजोर होता है और सामने वाला पक्ष इस प्रकार की गवाही दे देता है कि मुकदमा मजबूत बन जाता है ना, जो जीरे बोलते हैं, उसमें एक कला है वकीलों की। तो गवाही अगर कमजोर मिल गया या गवाह मजबूत मिल गया
तो वो आपके फैसले को, हार को भी जीत में बदल देता है। तो यानी कि, और गवाह कब होंगे? जब मुकदमा चलेगा, मुकदमे में आप बयान दोगे तभी तो तय हो पाएगा कि उसने क्या कहा। ऐसा तो है नहीं कि जब मुकदमा आप वकील साहब को बताना है कागज, दूसरे में वकील साहब बोल देंगे कि ये गवाह देने वाला, गवाह में तो कुछ भी उस समय बोल सकता है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि गवाह में किस प्रकार से आदमी को बहकाया जाता है, किस प्रकार से जो सच कहना चाहता है होने के दूसरी बात कह देता है, उसको भी आप देखें। तो यानी कि आप वकील साहब से मोटा मोटा ये पता कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट के आधार पर मुकदमा किसके पक्ष में हो सकता है, मगर गारंटी 100% वाली बात मेरे हिसाब से कोई वकील साहब को नहीं करनी चाहिए। आपने भी कोई स्टाम्प लिखा है, आपके नाम पे कोई ज़मीन है और कोई दिक्कत आ रही है, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। एक काम आप और कर सकते हो, वो काम क्या है? भलाई का काम, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये वीडियो जितने भी आपके ग्रुप है उन सब ग्रुप में आपको भेजना है। क्यों वकील साहब, आप आपको फेमस होना चाहते हो इसलिए भिजवा रहे हो? ये भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है किसी व्यक्ति को इस वीडियो की जरूरत हो और वो परेशान हो रहा हो अंदर ही अंदर कि यार मेरे सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, क्या करूं, तो उसको मदद मिल जाए। किसी को हौसला देना भी अपने आप में मदद। दूसरा, हो सकता है वो व्यक्ति मुझे फोन करे और गौशाला में 500 रुपए की रसीद कटवा दे। तो ये 500 रुपए जो आपने वीडियो रेफर किया उसके थ्रू अगर आते हैं गौशाला में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी लगेगा कि यार चलो मैंने भेजा और 2 लोगों ने 4 लोगों ने गौशाला में रसीद कटी, तो आपको भी मेरी तरह खुशी महसूस होगी। तो पुनः मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।